हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी स्टेज पर। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये पॉलिटी का है, ठीक है। संविधान जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ये उनका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कि संविधान बनने में टोटल समय कितना लगा था, तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। याद रखिएगा, कहीं कि 2 माह 11 वर्ष 17 दिन भी दिया रहता है, तो याद रखिएगा आप इनको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, DPSP, ठीक है। जो यहाँ पे इसका साफ साफ लिखा हुआ DPSP के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इसको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। और ना ही आप इसको न्यायालय में चुनौती कर सकते, ठीक है। इसको क्या है, तो ये आपका जो है कि इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इसको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो यही है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको आज हम लोग देखेंगे। इनके सारे जितने भी आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उनको देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम ऑफ पॉइंट के व्यू से, ठीक है। चाहे SSC का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे रेलवे का हो, NTPC ग्रुप डी, ठीक है, SSC के CGL CHS किन्हीं का हो, इनसे क्वेश्चन रहता ही रहता है आपका, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं DPSP कौन सा भाग में है, तो संविधान का भाग 4 में दिया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है। भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51, ठीक है। कभी कोई पूछ देता है आपसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है, तो आंसर हो जाएगा आपका भाग 4 में, ठीक है। भाग 4 में और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 36 से 51, ठीक है। इसका PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसकी जो प्रेरणा ली गई है भारतीय संविधान में, इसकी जो प्रेरणा ली गई है वो कहाँ से ये प्रेरित है, तो याद रखिएगा आयरलैंड से। DPSP कहाँ से प्रेरित है, तो आयरलैंड से, ठीक है। चलिए अब इनसे रिलेटेड हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उनको कवर करते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए सबसे पहला है आपका अनुच्छेद 38, आर्टिकल 38, ठीक है। नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलता है, ठीक है। आर्टिकल 38 क्या कहता है कि नागरिक, जितने भी नागरिक हैं स्टेट के, उनको क्या मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इसको मिलेगा। ये आर्टिकल 38 कहता है, ठीक है। अब वहीं देख लेते हैं हम लोग आर्टिकल 39 सब क्लॉज क, ठीक है। आर्टिकल 39 सब क्लॉज क में क्या कहता है, इसमें 2 तरह का है। पहला है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता यहाँ पे आपको मिलेगा। जो भी न्याय होगा वो समान मिलेगा और निःशुल्क विधिक सहायता आपको मिलेगा। दूसरा क्या कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। कभी कभी पूछ देगा क्वेश्चन कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में दिया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 क, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ देखिए एक दिया है आर्टिकल 19 ग, ठीक है। आर्टिकल 19 ग पे क्या लिखा है कि धन का समान वितरण, ठीक है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका SSC पे कि धन का समान वितरण किस आर्टिकल पे दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 39 ग, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 40, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन SSC में पूछा हुआ है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस आर्टिकल में, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40। किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 40। क्या दिया है, ग्राम पंचायतन का संगठन के बारे में दिया अनुच्छेद 40 में, ग्राम पंचायत का संगठन, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, ठीक है। क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, ठीक है। इसी आर्टिकल के तहत जो हम लोग को मिलता है, क्या मिलता है, तो याद रखिएगा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ठीक है। और जो भी पेंशन जैसे मिलता है, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन जो महिलाओं लोग को मिलती है, ठीक है, वो इसी आर्टिकल के तहत दिया जाता है। याद रखिएगा आर्टिकल 41 के तहत, ठीक है। क्या मिलता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जितने भी पेंशन है ये इन सभी आर्टिकल 41 के तहत दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या कहता है कि काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा सहायता का उपबंध कराएगा ये, ठीक है। ये आर्टिकल
42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा सहायता का ये उपबंध करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे 43 क्या कहता है, आर्टिकल 43 कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। आर्टिकल 43 ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा एसएससी में ये पूछा हुआ है कि ठीक है आर्टिकल 43 की दे देगा कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अनुच्छेद 44 देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता रहेगी, यानी कि इसी में दिया आपका यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यही इसी आर्टिकल में दिया गया, सभी के लिए जो कानून है चाहे वो किसी भी जात धर्म वो सबके लिए बराबर होगा। और ये पहला यूसीसी लागू करने वाला राज्य कौन है इंडिया में, याद रखिए भारत में पहला वो राज्य जिसने एक समान सिविल संहिता लागू किया है, यूसीसी कानून लागू किया, तो याद रखिएगा उत्तराखंड। कौन है, उत्तराखंड स्टेट है पहला। ठीक है, चलिए अब अनुच्छेद हम लोग 46 देखते हैं। अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करता है। ठीक है, आर्टिकल 46 ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या कहता है, अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने ये राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। यानी कि राज्य का जो गवर्नमेंट है उनका फर्ज बनता है कि वो अपने स्टेट में कितनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, पोषाहार स्तर जो मिलता है वो उन सभी को ये किस स्तर पे कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल 47 उनका पालन कराता है। ठीक है, अब देखिए अब बात कर लें आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीव जो जंगल है और जंगली जीव है उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है, ये आर्टिकल 48 कहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है आपका आर्टिकल एसएससी रेलवे के एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों वस्तुओं का संरक्षण करना। ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, स्थान है, वे वस्तु उनका संरक्षण करना ही हमारा फर्ज आर्टिकल 49 कहता है। ठीक है, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक करें, यानी कि अलग करता है। आर्टिकल 50 क्या करता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि किसमें दिया गया है, 51 में दिया गया है। ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये दो जो आर्टिकल है ये भी आपका डीपीएस तहत ही दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 350 को क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर ये गवर्नमेंट का फर्ज है। ठीक है, कि 350 को में क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, जो प्राइमरी स्तर है उस पर मातृभाषा में शिक्षा देना। ठीक है, और 351 आपका लास्ट आर्टिकल क्या है, 351 जहाँ हिंदी को प्रोत्साहन देना ये दिया गया है, हिंदी को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में अगले लेके आऊँगा। ठीक है, तो अभी तक बने रहिए, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।